ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था तुम्हारा, इट वाज लाइक रेगुलेटरी एंड जूलॉजी, और इट मे बी एनी सब्जेक्ट, है ना, इधर कोर्स और सो सबसे पहली चीज जो तुम्हें याद रखनी है कि किसी भी कोर्स का व्हेन देयर इज नो प्रीरिक्विजिट डिग्री रिक्वायर्ड, जैसे अगर इनके एलिजिबिलिटी में पढ़ोगे ना तो ये लिखे होते हैं ओपन फॉर ऑल ग्रेजुएट्स, ओपन फॉर ऑल ग्रेजुएट्स, दैट इटसेल्फ मीन्स कि इनके लिए कोई बैचलर का कोर्स नहीं है, मतलब द फॉर पीजी प्रोग्राम इन रेगुलेटरी गवर्नेंस यू डोंट हैव टू हैव अ बैचलर प्रोग्राम इन रेगुलेटरी गवर्नेंस। तो इनके लिए एक प्रोग्रेशन में आप कुछ पढ़ रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सो व्हाई इट हैज बीन मेड सो, बिकॉज ये जो रेगुलेटरी गवर्नेंस है इसकी अंडरस्टैंडिंग और इसका जो बैकग्राउंड है कई सारी डिसिप्लिन से लिया गया है। जैसे थोड़ा इकोनॉमिक्स हो गया, थोड़ा पॉलिटिकल साइंस हो गया, थोड़ा सोशियोलॉजी हो गई, है ना, थोड़ा आपका डिफरेंट मतलब नॉट ज्योग्राफी, क्योंकि कई सारे फील्ड में फिनांस हो गया या मैनेजमेंट हो गया, तो कई सारे सब्जेक्ट से आपका इसमें इनपुट लेकर किया गया, एंड ऑल अदर थिंग्स दैट हैपेंस इन द सब्जेक्ट इज मच बियॉन्ड द एनी सब्जेक्ट्स नॉलेज का जो वो है रेंज है उससे बाहर की चीज है, बिकॉज हियर यू विल बी लर्निंग गवर्नेंस का वो पार्ट जिसमें आप रेगुलेशन, जिसके थ्रू आप रेगुलेशन या स्टेचुटरी बॉडी क्रिएट करते हो। ठीक है, तो इसमें जब आपसे पूछा जाए कि व्हाई यू आर शिफ्टिंग द फील्ड, तो ऑफ कोर्स यू आर शिफ्टिंग द फील्ड, मतलब विथ जियोलॉजी यू कुड हैव गॉन टू बीइंग साइंटिस्ट और सिमिलर अदर फील्ड जो इससे रिलेट करता हो उस तरह के सब्जेक्ट में आप जा सकते हो। सो दूसरी चीज एक ये भी है इसमें कि व्हेन यू डू अ ग्रेजुएशन प्रोग्राम, जब आप एक बैचलर डिग्री करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने सब्जेक्ट के लिए भी बहुत कमिटेड हो। So why do we do a graduation program? Because we at least we will have ये depth, not very depth here, मतलब एक fair knowledge of a subject with lot many other things with college, मतलब with, lot many other things that we learn from college. तो आपकी जनरल अवेयरनेस हो गई, आपकी एक्टिविटीज हो गई, आपका सोशल और पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो और सारी चीजें जो आप करते हो, पढ़ते हो, इन्वॉल्व होते हो, वो भी आपके ग्रेजुएशन का ही पार्ट होता है। So you don't have to defend your graduation program for your subject. ठीक है, so you did your graduation with the subject which was most important or most interesting for you at the time of your plus two, and then you are shifting for a course which is basically your career goal or which is basically your future मतलब aspiration। ठीक है, तो आप यहाँ पे जूलॉजी के बजाय बॉटनी ले सकते थे, आप बॉटनी के बजाय केमिस्ट्री ले सकते थे। दैट डिपेंड्स कि आपके प्लस टू के जो भी सब्जेक्ट्स थे और जो भी आपकी इंक्लिनेशन थी उसके हिसाब से, या फिर कई बार यूनिवर्सिटी की रिस्ट्रिक्शन होती है कि जैसे आप केमिस्ट्री लेना चाहते थे पर कट ऑफ वाज टू हाई, देन यू टुक जूलॉजी। ठीक है, तो ये आपने लिया और यहाँ से आप ऐसे शिफ्ट किए, तो इसको आप इसी को शॉर्ट में बता सकते हो, समझे प्रियांशु? यस सर। है ना, तो आपको डिफेंड करने की या उसको एक प्रोग्रेशन में क्रिएट करने के लिए जनरली जो लोग बोलते हैं कि प्रोग्रेशन में करो कि ये बहुत हेल्प करेगा, ऑफ कोर्स जियोलॉजी की स्टडी भी रेगुलेशन में हेल्प करेगी, बट ऐसा नहीं है कि इसका कोई ये है प्रोग्रेशन है, और ऐसा नहीं है कि इफ समबडी हैज नॉट रेड जियोलॉजी तो वो मिस करेगा, है ना। तो सिमिलरली इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस या सोशियोलॉजी या फिनांस सब हेल्प करेगा। इवन इन्वायरमेंट रिलेटेड हम रेगुलेशन बनाते हैं तो उसमें जियोलॉजी भी हेल्प करता है। तो इनफैक्ट ऐसा हो सकता है कई बार कि आप अपने सब्जेक्ट रिलेटेड रेगुलेशन के फील्ड में यू कैन डू बेटर, तो आप इसमें जो सुपर स्पेशलाइजेशन या फिर वर्क एरिया सेलेक्ट करोगे दैट यू कैन सेलेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू दोज एरियाज जो जहाँ पे जूलॉजी एज अ फाउंडेशन यूज होता है। ठीक है, बट ऐसा जरूरी नहीं यस। है। जैसे तुम्हारा तो अपना मन है कि फाइनेंशियल रेगुलेशन में तुम जाओ, है ना, तो हाँ इसको वहां पे रिलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ सर, ये तुम्हारा समझ पहला गया। क्वेश्चन था। यस सेकंड क्वेश्चन है लीगल वर्सेस रेगुलेटरी सिस्टम डिफरेंस। हाँ, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। आई डोंट रिमेम्बर तुमने रिस्पॉन्ड क्या किया था, बट लीगल जो होता है वो बेसिकली इट सर, मैं अपना मतलब, रिस्पॉन्स बता दूं। हाँ बताओ। मेरा रिस्पॉन्स था कि सर लीगल सिस्टम बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, वेरएज रेगुलेटरी सिस्टम एज सच कॉन्स्टिट्यूशन के आसपास बहुत नहीं घूमता।
वो नॉर्मल सेक्टर के जो राइट्स या फिर रूल्स होते हैं उनको फॉलो करता है और उनको प्रोटेक्ट करता है। हाँ तो मतलब बहुत हद तक ठीक था, बट लीगल इज नॉट जस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ये मतलब सिस्टम ऑफ लॉ, जजमेंट, उस पे बेस्ड है, ठीक है। अब होता क्या है कि क्रिएटिंग अ लॉ और मेकिंग अ जजमेंट और एक एक लीगल प्रोसीजर स्टैब्लिश करना सारे इंडस्ट्री के लिए वो एक डिफिकल्ट जॉब है। तो वैसे केसेस में एक ट्रिब्यूनल भी तुमने कभी सुना होगा कि कभी हम जज बनाते हैं तो ट्रिब्यूनल कोर्ट बोलते हैं, है ना? हाँ, क्यों बोलते हैं हम ट्रिब्यूनल कोर्ट का क्या मतलब होता है? ट्रिब्यूनल कोर्ट का मतलब पिछली बार जब आपने मेरे को ट्रिब्यूनल और कोर्ट लॉ सिस्टम के बीच में रुको रुको, डिफरेंस अभी एक पूछा एक था। से पूछते हैं। प्रसन्ना बताओ तो ट्रिब्यूनल का क्या मतलब होता है? सर, जो ट्रिब्यूनल होता है वो एक सेमी जुडिशियल बॉडी होती है। क्या बोलते हैं, और सेमी? जुडिशियल बॉडी। हाँ और सर, ट्रिब्यूनल जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं हर मैटर के लिए। जैसे एफ कैट था अभी जो हटाया गया, फिल्म सर्टिफिकेशन एपलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है, मतलब नेशनल सेमी ग्रीन ट्रिब्यूनल। जुडिशियल नहीं होता है ये, बेसिकली जुडिशियल बॉडी होती है। जब ट्रिब्यूनल कोर्ट एस्टैब्लिश करते हैं, जैसे मान लो कि सुप्रीम कोर्ट है ना, या हाई कोर्ट है, इसने एक ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश किया, ठीक है। तो ट्रिब्यूनल का मतलब क्या हुआ कि इसमें उस पर्टिकुलर फील्ड के भी स्पेशलिस्ट लिए जाएंगे, एंड द प्रोसीजर दैट ट्रिब्यूनल कोर्ट विल बी डूइंग वो पूरा पूरा लीगल और लेजिटिमेट होता है। तो इसी तरह से मतलब एक बात समझो, हम यहाँ पे क्यों ट्रिब्यूनल वर्ड को लेकर आए हम यहाँ पे। जैसे सर ट्रिब्यूनल, बोलो बोलो, कौन क्या बोल रहा है? सर मैं कह रही थी कि ट्रिब्यूनल क्वाज़ी जुडिशियल होता है, मतलब इट्स नॉट कंप्लीटली अ जुडिशियल सिस्टम बट इट्स नॉट, इट हैज द पावर्स ऑफ वही वही मैं बोल रहा हूँ कि जब एडजुडिकेशन। जब हम ट्रिब्यूनल कोर्ट एस्टैब्लिश करते हैं तो द प्रोसेस दे डू एंड द जजमेंट जो क्रिएट करते हैं दैट इज वेरी लेजिटिमेट, है ना, बट इट्स नॉट परमानेंट थिंग, है ना। जो आपका यस जुडिशियल सिस्टम है, जो कोर जुडिशियल सिस्टम है, वो नहीं है वो, ठीक है। यस बट वी हैव टू क्रिएट ट्रिब्यूनल बिकॉज क्योंकि आपका जो जस्टिस सिस्टम है हो सकता है किसी स्पेशलाइज्ड फील्ड में कंप्लीट या वेल अवेयर्ड या फिर मतलब लॉजिकल डिसीजन मेकिंग ना कर पाए बिकॉज ऑफ द डिस्टिंक्शन ऑफ दैट फील्ड, ठीक है। तो वैसे केस में हम क्या करते हैं, ट्रिब्यूनल स्टेब्लिश करते हैं। तो अभी क्या है कि जैसे मान लो कि किसी इंडस्ट्री के बारे में बात हो रही है, जैसे मान लो लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट मेडिसिन के बारे में, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर हम मेडिसिन से रिलेटेड जितने भी जस्टिस या जितने भी लॉ या रेगुलेशंस को हम चाहते हैं कि वो फॉलो हो, और हम उसको चाहते हो जुडिशरी सिस्टम के थ्रू थ्रू हो, तो इसमें तो बहुत एफर्ट करना पड़ेगा ना टू क्रिएट एन स्पेशलाइजेशन इन योर लीगल सिस्टम टू मेक इट इनबिल्ट विद द लीगल सिस्टम, ठीक है। तो इसीलिए रेगुलेशन जो है इज द काइंड ऑफ मतलब ये एक तरह से थोड़ा सा जुडिशरी का भी काम करता है, एज वेल एज मतलब नॉट जस्टिस देने की बात नहीं कह रहे हैं, मतलब रेगुलेटरी बॉडी के अगेंस्ट भी आप कोर्ट में जा सकते हो। बट पॉइंट इज विद सर्टेन राइट्स रेगुलेशन कैन एक्ट एज अ जैसे पनिशमेंट देने का काम तो कर ही वॉच सकते डॉग। हैं, हाँ वॉच डॉग की तरह। तो रेगुलेशन जो है इट्स अगेन अ सिस्टम फॉर अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम, ठीक है, और इंडस्ट्री। तो इस तरीके से तुम इसको डिफाइन कर सकते थे। सर तो जैसे ट्रिब्यूनल जिस हिसाब से जस्टिस देते हैं और जो नॉर्मल लीगल सिस्टम जिस हिसाब से जस्टिस देता है, उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग में क्या फर्क रहेगा मतलब? नहीं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है ना कि जैसे जनरली हर टाइप का केस ना ऐसा नहीं हो प्रीवियसली हैपेंड हो, मतलब ऐसा नहीं है कि उसका कोई जैसे ऐसा किसी ने डिसीजन हमने लिया है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, फॉर न्यू सिचुएशन, न्यू सर्कमस्टांसेस, जिसके लिए कभी लीगल सिस्टम ने कभी कुछ डिफाइन नहीं किया है, तो वैसे केसेस में हमें नए सिरे से उसको सोचना समझना होता है, देन ओनली वी कैन गिव एनी डिसीजन ओवर दैट सब्जेक्ट। तो इसलिए वहां पे हम क्रिएट करते हैं with by taking few expert from that specific field only, ठीक है। सो मैं ठीक है सर। बताऊं, आप बताओ। बेसिकली ट्रिब्यूनल और कोर्ट में डिफरेंस ये होता है कि डिस्प्यूट, ड्यूरिंग अ डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल कैन बी अ पार्ट ऑफ अ पार्टी इन दैट डिस्प्यूट। जैसे एनसीएलटी है, तो अगर आईबीसी के अंडर किसी कंपनी को बैंक्रप्सी फाइल करी है तो एनसीएलटी विल बिकम अ पार्टी अंडर इट
and then only go ahead with solving the dispute. But a court can never, Delhi High Court cannot become a party in any dispute. It has to be a independent body to decide what's right or what's wrong. हाँ, तो ये उसके मैकेनिज्म का पार्ट हो गया। तुम समझ रहे हो, यहाँ पे वो वाली बात हो गई, जैसे सीबीआई या फिर कोई कहीं पर इंस्टीट्यूशन नहीं होता जो एक पार्टी हो जाती है, मतलब कोर्ट को, वो कोर्ट में किसी टॉपिक अगेंस्ट वो डिफेंड या फिर वो पुश करते हैं किसी मैटर को, है ना? हाँ, तो उस तरीके से भी ये हाँ। काम कर सकते हैं। बट मतलब हाँ, मतलब दोनों ही तरीके की बात हो गई। बट जो फाइनल ट्रिब्यूनल जो जस्टिस देगा, या ट्रिब्यूनल जो कई बार ट्रिब्यूनल कोर्ट जब हम स्टेब्लिश करते हैं, वो जस्टिस देगा, वो अंडर द हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से वेरीफाई होके ही तो उसको, मतलब उसको डिसीजन माना जाएगा ना। ये भी चीज है। ऑल्सो सर, ट्रिब्यूनल्स के जो जजमेंट होते हैं, मेरे को लगता है कि वो फॉलो करते होंगे द एक्ट्स ऑन विच their respective jurisdiction was based। जैसे मान लीजिए कि अगर सेबी के अंदर जैसे सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल है, तो वो अगर कोई भी अपना डिसीजन देगा, तो उसके लिए जो सेट ऑफ गाइडलाइंस और रूल्स होंगे, वो डायरेक्ट सेबी एक्ट को फॉलो करेगा, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन की वैलिडिटी को फॉलो करेगा। मैं समझा नहीं वो चीज। अब यहाँ पे देखो, अभी सिस्टम इतना क्लैरिटी रखो कि एक लीगल सिस्टम है फॉर स्पेशलाइज्ड केसेस, फॉर जजमेंट, फॉर दोज काइंड ऑफ जजमेंट। वहाँ पे स्पेशलाइजेशन जहाँ पे जरूरी पड़ती है, वहाँ वी क्रिएट ट्रिब्यूनल कोर्ट्स, ठीक है, जहाँ पे हम बाहर के एक्सपर्ट्स को भी हम उस पर इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है। हाँ, और उसके बाद ये जो रेगुलेशन है, ये समझो कि एक आप अलग से एक लीगल सिस्टम ही क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, फॉर पर्टिकुलर स्पेसिफिक फील्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली। ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर की बॉडी रहेगी, ठीक है? हाँ सर, कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर की बॉडी डेफिनेटली नहीं है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि अगर मार्केट में दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इक्वल नहीं डिवाइड करेंगे, बट सेबी के हिसाब से ओनरशिप डिवाइड करेंगे। तो बात वहाँ पे ट्रिब्यूनल्स के डिसीजन वहाँ पे चेंज हो जाते हैं, ऐसा। ठीक है, चलो वो हम देख लेंगे। अभी इसमें कौन, सोनाली तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है? सर मेरा बैकग्राउंड तो साइकोलॉजी ऑनर्स करा है मैंने। इतना लॉ में कैसे चली गई थी? मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी एक्चुअली। वेरी गुड, यूपीएससी, हाँ जी। ठीक है। तो अभी प्रसन्ना जो है इसको डिटेल करेगा नेक्स्ट क्लास में कभी, ठीक है प्रसन्ना? तुम एलएलबी होने का कुछ तो फायदा दो हमें। बिल्कुल सर। हाँ, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्फ बेस्ड वर्सेस रेगुलेटरी बॉडी, विच इज बेटर? हाँ, मतलब सेल्फ रेगुलेशन और रेगुलेटरी, मतलब सेल्फ रेगुलेशन अगर हम डालें और रेगुलेटरी डालें, तो कौन सा बेटर होगा? तो डिपेंड करता है इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन पे, ठीक है। जैसे अगर हम, ऐसा भी नहीं है कि रेगुलेटरी है तो सेल्फ रेगुलेशन नहीं हो सकता है। जैसे अभी भी तुम बैंक्स में जाओगे तो आरबीआई जो है स्टिल वर्क एज रेगुलेटरी बॉडीज फॉर बैंक, बट बैंक के अंडर तुम कई सारे बैंक के ऑफिस में जाओगे ना, तो एक ओम्बड्समैन वो रहता है, ऑफिसर रहता है, देखा होगा तुमने। या फिर उसमें भी एक सिटीजन चार्टर बना रहता है वहाँ पे बैंक में भी। तो बेसिकली ऐसा है कि रेगुलेटरी बॉडी होने के बावजूद an institution can have self regulation in itself। और विच इज बेटर वाली बात हो गई, तो वो डिपेंड करता है कि कहाँ पे कितनी जरूरत है। अगर आपको लगता है कि इनसाइड रेगुलेशन और सेल्फ रेगुलेशन कैन गो करप्ट इन वेरी इजी वे, है ना। और दूसरा क्या है कि इंडस्ट्री अगर बहुत वर्सेटाइल है, मतलब बहुत सारी कंपनीज हैं और बहुत सारे वो है, तो सब जगह पे सेल्फ रेगुलेशन कैसे वर्क कर रहा है, इफ यू कैन नॉट ट्रैक, तो उस केस में हमें रेगुलेटरी बॉडी स्टैब्लिश करना चाहिए, ठीक है। एक जनरल आंसर था, मतलब आई जस्ट वांटेड टू नो कि तुम किसी सिचुएशन में आंसर क्रिएट कर पाते हो कि नहीं, ठीक है। अच्छा सर, मैंने उस टाइम पे जो आंसर दिया था, मेरे को उसका वैलिडिटी भी आपसे पूछना है कि मैंने उस टाइम पे बोला था कि इस टाइम के लिए अभी देखा जाए तो रेगुलेटरी अथॉरिटीज आर बेटर इन आवर कंट्री, बट जैसे हम लोग डेवलपमेंट की तरफ चलते हैं और हमारी प्रोसेसेस वेल डिफाइंड होती हैं, तो हम इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स को मतलब अलाउ कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी स्टेट बना सकते हैं, क्योंकि बाद में मतलब जो हाईली इंडिपेंडेंट रेगुलेटर तो, हाँ इंडिपेंडेंट, सेल्फ रेगुलेटर तुम बोल रहे हो कि अभी हाँ के लिए मतलब सेल्फ रेगुलेटर रहने दें और बाद में हाँ रेगुलेटरी बॉडीज क्रिएट कर दें।
नहीं मतलब इसको थोड़ा नहीं और सर, अभी के लिए रेगुलेटरी बॉडी रखें एंड बाद में सेल्फ रेगुलेटर्स की तरफ जाने दें, क्योंकि बाद में मतलब प्रोसेसेस इतनी इवॉल्व और इतनी डिफाइंड हो चुकी होंगी कि हम सेल्फ रेगुलेटरी बेस्ड सिस्टम को अपना सकते हैं। और मेरा ये लॉजिक इस बेस पे था कि जितनी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अब सेल्फ रेगुलेशन पे जा रही हैं, और पहले वो रेगुलेटरी अथॉरिटी पे थी, तो हम अभी डेवलपिंग में हैं, तो हम रेगुलेटरी अथॉरिटी पे हैं, चलो तो ठीक है, शायद मतलब वैलिड। मेरा तो ये मतलब ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा गया था कि इसका कोई कंक्रीट, कई बार हम ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं, दैट डजंट मीन उसका एक बहुत कंक्रीट और सॉलिड एक ही रिस्पांस होना चाहिए। हाँ जस्ट लाइक हाउ डू यू थिंक, क्योंकि तुम उस फील्ड से नहीं हो, यू आर कमिंग टू द फील्ड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट, मतलब फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो उस केस में हाउ डू यू थिंक उसके लिए मतलब आपको पूछा जाता है ऐसा ओपन एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा रिलेवेंस ऑफ रेगुलेटर्स इन प्रेजेंस ऑफ लोकपाल। तो जैसे ये था कि जब एक बार लोकपाल बॉडी बन जाएगी, लोकपाल अगर क्रिएट हो जाएगा, है ना, तो ये रेगुलेटर्स की रिलेवेंस बचेगा कि नहीं, क्योंकि लोकपाल का भी तो वही काम है कि गवर्नमेंट की उसको, तो जनरली इसमें ये था कि लोकपाल जो है वो गवर्नमेंट प्रोसेसेस को या गवर्नमेंट की एक्टिविटीज को वॉच आउट करने के लिए बनाया, विजुलाइज किया गया था या इनिशिएट किया गया था। रेगुलेटर्स आर फॉर एवरीथिंग, वो प्राइवेट कंपनीज, गवर्नमेंट प्रोसेसेस, सब गवर्नमेंट प्रोसेसेस, सबके लिए रेगुलेटर्स हम बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। तो सर लोकपाल मतलब, और कहीं पे अगर मान लीजिए कहीं पे प्राइवेट और गवर्नमेंट का वो हो रहा हम्म। है, ट्रेड हो रहा है, तो उधर लोकपाल काम आएगा क्या? लोकपाल का बेसिकली एक ही जो जो अब मैंने एक वीडियो मैंने शेयर किया था तुम लोगों की, आईआईटी चेन्नई में जो अरविंद केजरीवाल ने लोकपाल को एक्सप्लेन किया था। सो लोकपाल कैन बी डिफाइंड इन मेनी वे। तो जो मेरा अपना वो है अंडरस्टैंडिंग है, वो मैं तुम्हें बताता हूँ कि जैसे वी व्हाट वी कंसीडर दैट देयर इज एन लेजिस्लेटिव बॉडी। ठीक है, हमारे यहाँ पे जो गवर्नेंस का सिस्टम है जो मैंने तुम्हें बताया है, लेजिस्लेटिव होता है, फिर आपको जानते हो एग्जीक्यूटिव होता है, और फिर एक होता है तुम्हारा जुडिशरी। तो आप इसमें ये है कि आप फोर्थ पिलर मीडिया मानते हो, ठीक है, तो उसको भी भूल जाओ। हमने बोला कि एक इसमें फोर्थ बॉडी डाल दो, लोकपाल, क्योंकि लोकपाल के टाइम में एवरीबॉडी वाज सेइंग कि लोकपाल इंटरफेयर करेगा, लोकपाल विल टेक ओवर ऑल द प्रोसेसेस। ऐसा नहीं है। लोकपाल का रोल ये है कि आपको जो रूल बनाना है बनाओ, आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है उसको करो। एंड जुडिशरी का भी जो भी रोल है डेमोक्रेसी में कि व्हेन समवन कंप्लेन्स अबाउट और समवन वो कोई केस वो करता है, तो उसके ऊपर दे कैन टेक डिसीजंस एंड एवरीथिंग। सो जैसे मान लो कि लेजिस्लेटिव में अगर ऐसा है कि उन्होंने कोई एक रूल पास करना है, तो वो एक टाइमलाइन उसका होना चाहिए, या फिर कोई भी एक चार्टर बना के, या एग्जीक्यूशन में है कि जैसे मान लो कि कोई कॉलोनी की सड़क बननी है ना, तो एग्जीक्यूटिव के अंदर में वो काम हो रहा है। अब वो सड़क जो है, आपने आज टेंडर निकाला, उसका एक टाइम दिया कि इतने दिन में बनना चाहिए। सो लोकपाल कैन चेक द क्वालिटी और द टाइम, है ना, कि इतने दिन में बन रहा है कि नहीं। तो लोकपाल कैन बी एक्ट एज वो वॉचिंग ऑर्गेनाइजेशन। और उस समय ये बात हो रही थी कि जितने भी यू हैव टेकन अ क्लास ऑन लोकपाल, मैंने लिया था क्या कभी, पता नहीं यूट्यूब पे है कि नहीं। तो सर एक लोग क्लास था, हाँ आपने समझाया था लोकपाल। ठीक है, तो इसमें यह है कि जितनी भी इन्विजिलेशन वाली बॉडीज थी, जैसे सीबीआई है या सीवीसी है, इसको बोला गया था इन सबको फिर इसके अंडर में कर दिया जाए। तो देयर कुड बी वन अनदर आंसर, ये हो सकता था कि जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनको लोकपाल के अंडर में कर दिया जा सकता है, सो दैट इंटीग्रेटेड एफर्ट हो सके फॉर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सबको वॉच करने के लिए। ठीक है। सर मेरा एक डाउट था। हम्म। सर ये जो लोकपाल है वो मोर ऑफ अ वॉचडॉग एज इन मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स या फिर प्रोसेसेस ढंग से फॉलो नहीं हो रहे तब वो इंटरवीन करता है। हाँ तब वो, लेकिन उसमें ये था कि कोई कंप्लेन की जरूरत नहीं है। हाँ दे कैन बट देमसेल्फ कैन वॉच। हाँ बट एक रेगुलेटर जैसे अगर आरबीआई को ले लो तो उसका फंक्शंस थोड़ा सा और ब्रॉडर हो जाता है, दैट इंक्लूड्स लाइक मेंटेन, मतलब और फंक्शंस आ जाता है। नहीं, देखो तो ऐसा है ना कि आरबीआई इज नॉट जस्ट रेगुलेटर। या ठीक है, आरबीआई इज मच मोर देन रेगुलेटर। आरबीआई का वन ऑफ द फंक्शन इज रेगुलेशन। या सिमिलरली जैसे अगर मान लो कि हम बोलते हैं ना आईआरडीए है, या फिर तुम्हारा एसएबी है, ये लोग के लिमिटेड फंक्शन हो सकते हैं कि दे आर एक्टिंग एज जस्ट एज रेगुलेटर,
बट आरबीआई इज नॉट जस्ट एन रेगुलेटर। और हाँ सर, एक एग्जांपल ले रहा था सिर्फ कि कोई ठीक भी है। रेगुलेटर को देख लो, बट मतलब करप्शन और मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स का वो लिमिटेशन नहीं है, एज इन उनके फंक्शंस ब्रॉडर होते हैं जनरली। इससे इज वन ऑब्जर्वेशन दैट आई हैव। तो वो नहीं करेक्ट है? मतलब ये है ना कि जैसे जो जो रेगुलेटर्स के भी होते हैं ना कि राइट्स हम दे नहीं पाते। जैसे कई बार बहुत इंडिया में बहुत लिमिटेड ऐसे रेगुलेटर्स हैं जिनके राइट्स और जिनके अंडर में जो अथॉरिटी है उसका स्कोप बहुत हमने वाइड दे रखा है, क्योंकि गवर्नमेंट भी इंडस्ट्री को भी बहुत तंग नहीं करना चाहती। और समहाउ गवर्नमेंट इन इटसेल्फ इज नॉट वेरी क्लियर कि रेगुलेटर का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंडस्ट्री पे, तो बनाते तो है बट उसको वो बोलते हैं ना कि टूथलेस कई बार क्रिएट कर देते हैं। जैसे एआईसीटी की बात हो रही थी, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में था ही 6 वाले पे, so AICTE or UGC is those kind of regulator who doesn't have any authority or any good power, है ना, in regulation। तो वो क्या है कि वो लिमिटेड स्कोप में आप दोगे तो फंड अप्रोप्रिएशन या कोई स्कैम वाली जो चीज है उस पर वो नहीं कर पाएंगे। चेक। तो ये बात है कि रेगुलेटर्स जो नेक्स्ट जनरेशन के रेगुलेटर्स क्रिएट होने चाहिए उनके पावर्स ज्यादा होने चाहिए। और ये इतनी सारी पढ़ाई जो करेंगे ये लोग 2 साल, इसमें यही सब चीजें तो समझनी है ना कि ओवर रेगुलेशन और लेस रेगुलेशन में कितना डिफरेंस है, वेयर इज दैट थिन लाइन। तो इसलिए लोग, मेरा ये पॉइंट है कि रेगुलेटर्स को हम लोकपाल के अंदर में ला सकते हैं। ठीक है, तो एक तुम लोग को जनरल जो तुम लोग प्रिपरेशन वगैरह किए होगे तो आइडिया होगा ना। हाँ सर, एक्चुअली आई वांटेड टू ऐड के लोकपाल जैसे स्टैट्यूटरी बॉडी है, हाँ और सीवीसी भी स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो वो बाकी मतलब रेगुलेटरी बॉडीज को क्या स्टैट्यूटरी बॉडीज के अंडर ला सकते हैं? नहीं, Is देखो it रेगुलेटरी possible? और स्टैट्यूटरी बॉडी में बहुत ज्यादा का डिफरेंस है नहीं एक्चुअली। ठीक है, हाँ, बट स्टिल वो एक पार्लियामेंट्री एक्ट से डिराइव्ड होता है, और रेगुलेटरी बॉडी तो सेट ऑफ रूल्स होते हैं बस। नहीं बॉडी जो है वो सेट ऑफ रूल्स बना के उस पे वो भी कर सकती है ना, दे कैन गेट द अप्रूवल आल्सो ना। सर सारी मतलब हाँ, मोस्ट ऑफ हाँ, रेगुलेटरी बॉडीज पार्लियामेंट एक्ट से ही आती हैं। वही ऐसा ना, नहीं होता है वो कि भी वो तो रूल। बन सकती है ना पार्लियामेंट एक्ट से। तो एनीवे मतलब ऐसा नहीं बट है कि इसका पार्लियामेंट्री एक्ट से बनेगी तो फिर तो वो स्टैट्यूटरी हो जाएगी ना। हाँ तो एक बार चेक मतलब वो लिस्ट चेक करना कि मोस्ट ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज आर बॉडीज आर आल्सो स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी बॉडीज। हाँ ओके, ओके। अच्छा, नेक्स्ट है टूल्स ऑफ रेगुलेशन। तो टूल्स ऑफ रेगुलेशन में ऐसे जनरली मैंने पूछा था, है ना, कि जस्ट टू नो कि वेदर यू नो कि कैसे वो लोग रेगुलेट करते हैं, तो बाई सेट ऑफ रूल्स हो गया। मुझे ठीक है, सर समझ ही नहीं आया तब मैंने कुछ भी बोल दिया उधर। हाँ तो ऐसे देखो कई बार मैं बता तो रहा हूँ मैं ना कि वी आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन जस्ट टू सी कि तुम रिस्पॉन्ड क्या करते हो, है ना। हाँ तो उसमें सेट ऑफ रूल्स हो गया, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि दे कैन, जैसे होता है कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे अपने ऑफिस इनसाइड दैट ऑर्गेनाइजेशन भी अपनी ऑफिस क्रिएट कर सकते हैं, दे कैन मेक पीपल टू सिट देयर। ठीक है, या फिर ईयरली ऑडिट का कर सकते हैं, नॉट ओनली फाइनेंशियल ऑडिट, वर्क ऑडिट, जिस भी प्रोसेस पे हम रेगुलेट कर सकते हैं तो ऑडिट हो सकता है, सेट ऑफ रूल्स को क्रिएट कर सकते हैं। फिर मतलब इनविजिलेंस पे भी भेज सकते हैं अपने स्टाफ्स को, और दे कैन आल्सो हैव अ परमानेंट इन्विजिलेटर देयर इन द इंडस्ट्रियल, जो भी फर्म पे आपको रेगुलेशन लाना है। तो ऐसे कई सारे रूल टूल्स हो सकते हैं जिसको तुम एक दो बता दे तो काम हो जाता है। ठीक है, ठीक है तो सर। ये जैसे इंटरव्यू मतलब का सभी क्वेश्चन है, यू कंपनी। डोंट हैव टू बी वेरी राइट हियर, यू जस्ट हैव टू बी थॉटफुल। हाँ ये जैसे यहाँ पे हम अगर यही तुम बोलोगे, अगर हम ये लिखते हैं और एक कोई बड़े एग्जाम का क्वेश्चन पेपर हो जाए सब्जेक्टिव, तो केवल इतने से काम नहीं चलेगा। बट अगर आपसे एक जनरल अवेयरनेस के फॉर्मेट में पूछा जा रहा है तो दिस इज एनफ। ठीक है, हाँ सर, बस मुझे वही जानना था कि जो जिस डायरेक्शन में मैंने उस टाइम पे सोचा था वो सही था कि नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन जो है, डिग्रेडेड क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन इवन आफ्टर एआईसीटी, तो यहाँ पे वही सारी पॉइंट डालने थे कि ये तो मतलब फुल, मतलब हम बोलते हैं इसको रेगुलेटर, बट विथ स्टैंडर्ड डेविएशन एआईसीटी इज नॉट अ रेगुलेटर, है ना। ये जस्ट एक वो होता है जिसको क्या बोलते हैं, पहचान देने वाली ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, रिकॉग्निशन जो मतलब। हाँ, रिकॉग्निशन वाली बॉडी है। और इनका सिर्फ एक ही काम होता है, ये लिमिटेड स्कोप में ये रिकॉग्निशन देते हैं। जैसे अगर कोई बिजनेस स्कूल है तो अगर 2 एकड़ में अगर आपने बना रखा है
और कुछ 5000 स्क्वायर फीट का आपका वो एरिया है, कंस्ट्रक्टेड फ्लोर एरिया है ना। आपकी लाइब्रेरी में 5000 बुक्स है और 20 जर्नल्स आप लाते हैं। सो दे डोंट सी द क्वालिटी ऑफ बुक्स, दे डोंट सी द क्वालिटी ऑफ जर्नल्स, है ना। आपका फ्लोर का क्या बना है, स्पोर्ट्स का क्या, आपके पास कम से कम 2 या 3 ऐसा कुछ 4 स्पोर्ट्स का वो होना चाहिए। फिर उसके बाद ये होना चाहिए कि जितने सीट्स के लिए आपको परमिशन चाहिए, जैसे मान लो कि 60 सीट्स आप रखना चाहते हो फॉर MBA प्रोग्राम, तो 60 + 60 120 हो गया। तो फर्स्ट ईयर के ऑपरेशन में तो 60 सीट्स ही रहेगा, क्योंकि आपके पास नेक्स्ट ईयर तो है नहीं। तो उस केस में अगर 4 भी फैकल्टी हैं आपको, बिकॉज AICTE तभी अप्रूवल देती है जब 15:1 का फैकल्टी, सॉरी स्टूडेंट इज फैकल्टी का रेशियो, 4 परमानेंट फैकल्टी हैं आपके, इतना आप दिखा दो तो AICTE विल गिव यू द अप्रूवल। अब यहाँ पे सिर्फ ये लिख दिया जाता है कि अंडर द जजमेंट ऑफ AICTE बॉडी विच विल विजिट द इंस्टीट्यूशन। अब वही अंडर द जजमेंट, अंडर द वो हो गया ना, क्या बोलते हैं उसको, एक उनका वो होता है टर्म होता है कि उनके ऊपर बेस डिपेंड करता है कि दे कैन सी द क्वालिटी एंड appropriateness of these resources। अब उसी के चक्कर में दे आस्क फॉर टू मच ऑफ मनी। मैंने देखा है 70-70 लाख रुपए देते देखा है लोगों को AICTE का अप्रूवल रखने के लिए, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि ये सिर्फ अप्रूवल बॉडी है, दे डोंट केयर कि उसके बाद क्या हो रहा है, या टीचर्स की क्वालिटी क्या है ना, या फिर आप एडमिशन प्रोसीजर क्या फॉलो करते हो, आपके करिकुलम का की कंपोनेंट क्या है, ये सब कुछ नहीं देखते। तो उस केस में जो ऐसे रेगुलेटर या इस तरह के अप्रूवल वाले रेगुलेटर हमने जहां जहां क्रिएट किए हैं, वो इंडस्ट्री की क्वालिटी डिग्रेड हुई है, ठीक है। सिंस यू आर ठीक है गिविंग सर। रिकॉग्निशन दे रहे हो, तो जनरल पब्लिक के लिए लगता है कि गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड है ना। इनको मार्केटिंग में भी कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं होती, आराम से मार्केट कर पाते हैं। सर ये वाला पॉइंट तो मैंने सोचा ही नहीं था, और जो मैंने ऐड किया था वो मतलब कितना हद तक सही था सर, वो भी मेरे को जानना था। कि मैंने बोला था लोअर लेवल पे नहीं है कोई रेगुलेटर, तो हमारी क्वालिटी लोअर लेवल पे इतनी खराब हो जाती है कि ऊपर हम रेगुलेटर रख भी लेंगे तो क्या फायदा होगा। नहीं, वो इंजीनियरिंग कॉलेज की क्वालिटी तो इंजीनियरिंग कॉलेज का रेगुलेटर ही देखेंगे ना। हाँ सर, मतलब जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज की क्वालिटी ठीक है, बट हमारी बेसिक एजुकेशन वाली बात की थी मैंने, तो वो हाँ, नहीं कितना तो एप्लीकेबल वैसे रहता है सर रिलेट यहाँ करना सही नहीं है, ऐसा जरूरी पे? नहीं अच्छा। है। हाँ, समझ गया सर। ठीक है सर, सर। ये इसी UGC और AICTE को मर्ज करने वाले हैं ना नेशनल एजुकेशन कमीशन में, अब ये तो क्या कुछ ऐसा भी कुछ? कर दें, until they will not come up with a very stringent policy about educational quality, है ना, कुछ जैसे नहीं कि होने वाला। MCI को नेशनल मेडिकल कमीशन बना दिया, तो हाँ, समथिंग मैं अलोंग वही बता रहा हूँ कि जैसे ये दैट लोग बना लाइन। तो देते हैं, दे चेंज देयर नेम और उसके मोटो ऑब्जेक्टिव चेंज कर देते हैं, बट जो जो बेसिक फिलॉसफी है रेगुलेशन का, वो कहीं नहीं आ पाता है कई बार। अब देखो इस बार क्या करते हैं, अगर इस बार ले आ पाए, क्योंकि इस बार जरूरी इसलिए पड़ गया था कि हम लोग बहुत सारे कोर्सेज को भी इसके AICTE के परव्यू में ले आए थे, जैसे मैनेजमेंट हो गया या फिर इस तरह के कुछ और कोर्सेज हैं, और यूनिवर्सिटी जो है वो उन कोर्सेज को भी पढ़ाती है। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग का भी प्रोग्राम होता है, तो वंस अ यूनिवर्सिटी इज UGC अप्रूव्ड, दे डोंट बॉदर टू गेट AICTE अप्रूवल। तो उसमें क्या होता है कि फिर जो कोई कॉलेज है जिसने ये बोला है कि हमको AICTE अप्रूव्ड इंजीनियर चाहिए, तो यूनिवर्सिटी वाले ग्रेजुएट को मना करने लगते हैं, समझ रहे हो ना। तो फिर हर बार वो केस वेस का नौबत आने लगता है, ठीक है। तो इसलिए ये स्टेप लिया जा रहा है कि इन दोनों को मर्ज किया जाए। AICTE और UGC की जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या अंतर है? दोनों का काम एक ही है क्या? नहीं, UGC जो है ये इनका थोड़ा मतलब ज्यादा प्रोफाइल है। ये यूनिवर्सिटी को तो अप्रूवल देते ही देते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए जो होता है ना चेक अप्रूवल। दूसरा ये इनके और भी काम है, जैसे रिसर्च को प्रमोट करना, किसी भी यूनिवर्सिटी का जो PhD हो रहा है उसको अपने गाइडेंस में रखना, ठीक है। और उसमें जैसे सर, हाँ, हाँ वही मतलब ऐड कर रही थी कि कैसे मार्क करना चाहिए मतलब एंड समझ ऐसा होता है कि 40% का ही मतलब असेसमेंट बाकी रखो, बाकी 60% पहले कर दो, ये सब UGC के गाइडलाइंस होते ये तो हैं। नहीं, मतलब ये तो हो ही गया ना, जैसे AICTE रेगुलेट करता है वैसे UGC तो रेगुलेट करता ही है। आई वाज हाँ, टॉकिंग अबाउट कि इसके अदर रोल्स भी हैं, ओके ओके। ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज के प्रॉब्लम, जैसे स्टेट यूनिवर्सिटीज भी होती हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी होती हैं, उनके इशूज को, उनके मतलब जैसे किसी को बाहर भेजना है, उनके रिसर्च प्रोजेक्ट्स को बाहर के लिए वो फंड करना है, तो ये सब काम UGC करती है।
ग्रांट्स कमीशन मतलब फंड भी यही करती है हाँ, ग्रांट प्राइमरीली, भी देती है, नॉट हाँ, exactly. एआईसीटीई। ओके, और एआईसीटी का कोई वो नहीं होता है किसी कॉलेज के प्रोफेसर को फंड करना या फिर उनके रिसर्च को फंड करना, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। ठीक है। सर हाँ, सर मेरा मतलब जो अभी तक अंडरस्टैंडिंग है रेगुलेशन का, तो मैं इसको ऐसे समझती हूँ कि क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि मैं वो कल परसों में फिर से इंटरव्यू देने वाली हूँ। तो मतलब एक डेवलपमेंट का जो लूप होता है ना, वो रेगुलेशन से कंप्लीट होता है। उससे बहुत सारे कि कैसे चल रहा है, अकाउंटेबिलिटी कैसी है, इन सब के बारे में पता चलता है, राइट? बोलो आगे। सर हाँ, अगर मतलब मैं सोशल एक्सपेक्ट के बारे में बोलूँ तो अभी जो नया सा एक ड्राफ्ट नीति आयोग ने किया है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लेबर्स के लिए है, तो ऐसे डोमेन्स में रेगुलेशन कैसे ला सकते हैं सर? देखो, वही तुमको इस कोर्स के थ्रू समझना है कि रेगुलेटरी मैकेनिज्म का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ रेगुलेटरी बॉडी। हाँ आप रेगुलेशन के मैकेनिज्म जो है विदाउट हैविंग रेगुलेटरी बॉडी भी इम्पोज कर सकते हो, हाँ and you can create a department with inbuilt and inherited regulatory mechanism. हाँ तो वही बात है कि जहां तुमको लगाना है, जहां तुमको लगता है कि their processes can go in favor of the process owner, not in favor of the public जिसके लिए वो प्रोसेस क्रिएट किया गया है, ठीक है, हाँ और एग्जैक्टली द हाँ कस्टमर। तो वैसे केसेस में हर बार आपका दिमाग ऐसे नहीं होगा कि लेट्स स्टार्ट, मतलब लेट्स क्रिएट अ रेगुलेटरी बॉडी फॉर दैट। हाँ, वो So वायबल भी you नहीं can होगा। think, हाँ, तो your बोल रहा हूँ, your mind will think in a way first कि कैसे रेगुलेशन को हम इम्पोज कर सकते हैं विथ मिनिमम एफर्ट, क्योंकि हर बार आपके पास इतने फंड, इतनी लिबर्टी नहीं होगी कि आप एक हाँ पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर पाओ। एग्जैक्टली So whatsoever problem you are thinking about, जहाँ आपको लगता है कि जो प्रोसेस है, जो फंक्शनलिटीज है, that can deviate and that can go in favor of the process owners or for the limited stakeholders without taking हाँ care of all the stakeholders, उस केस में हाँ आपका दिमाग while your study will suggest, और जो जब पढ़ोगे उसके बाद ऐसे ही सोचोगे कि इसको कैसे रेगुलेटाइज किया जा सकता है। सर, मतलब इट इज ओके ना कि मैं सोशल हाँ, बिल्कुल, एक्सपेक्ट में भी ऐसे बोल सकूं? हर एस्पेक्ट में आप बोल सकते हो जहां पे भी प्रोसेस और फंक्शनलिटीज इन्वॉल्व है, एंड दैट इज मीन टू सर्व समवन, सर्व, या फिर मतलब होता है ना कि बिजनेस भी करते हैं तो कहीं ना हाँ कहीं कैटर करते हैं ना प्रोडक्ट सर्विस का, हाँ तो हाँ उस पे एग्जैक्टली किसी भी जगह पे आप रेगुलेशन का वो कर सकते हो। हाँ ठीक है। ओके सो हाँ, अब इसलिए अब मुझे ये मतलब जैसे कंफ्यूजन जैसे था कि एक बात समझो, इवन जुडिशरी सिस्टम कैन बी रेगुलेटेड। तो जो लोकपाल के आपकी लिए बात हो वॉइस रही थी, तो बीच बीच में कम हो रही है। मैं ये कह रहा था कि इवन जुडिशरी सिस्टम कैन बी रेगुलेटेड। इसी के ऊपर तो बात आता था ना, जुडिशरी अकाउंटेबिलिटी बिल जो बनना था, ठीक है। अब उस बिल के बनने के बाद दोज दैट ऑर्गेनाइजेशन हु विल टेक केयर ऑफ दैट बिल, है ना, जो उसके ऊपर चेक किया जो भी लगाएगी, वो भी तो एक तरह से रेगुलेशन का मैकेनिज्म ही तो हो गया। ठीक है। तो रेगुलेशन आप किसी भी फंक्शनैलिटी, किसी भी प्रोसेस के ऊपर रेगुलेट कर सकते हो, and even you can think of having a regulatory mechanism for the regulatory body itself. एग्जैक्टली हाँ हाँ वो तो होता ही है, मतलब ऐसा करना ही पड़ता है, मतलब you cannot just let anything be free or independent enough so that it can मतलब think about itself, एग्जैक्टली हाँ है ना? तो तो उसको इस कहीं ना समय अभी कहीं, वो इंडिपेंडेंट है सर, अभी इंडिया में इंडिपेंडेंट है, उस पर बात क्या, चलती है कि हमको हमारे जितने भी रेगुलेटर्स हैं वो हाँ, वो तो मतलब देखो, एक सेल्फ होता है ना रेगुलेटेड है। कि जो कमिश्नरी होता है क्या है, रेगुलेटर इंडिपेंडेंट होते हैं, बट एक होता है क्या है कि जो उनके हायर अथॉरिटी को हायर करने का जो वो होता है ना, दैट अगेन गोज टू द लेजिस्लेटिव विंग। तो जैसे इलेक्शन कमीशन जो है एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, बट जो इलेक्शन कमिश्नर हायर होता है दैट इज नॉट वेरी इंडिपेंडेंट प्रोसेस ऑफ हायरिंग। The body is independent, but it cannot create its head, or it cannot create the मतलब होता है ना कि जो क्या बोलते हैं टॉप नॉच जो भी है उसको इंडिपेंडेंटली क्रिएट नहीं कर सकती है। यस, ठीक है। उसका अभी नीट में बात हो रहा था कि अभी इसका ऐसा भी करना है, दो चीजें बहुत हाँ, जरूरी हैं जैसे इंस्टीट्यूट। यूपीएससी, मुझे तो कमिश्नरी जितने भी कमीशंस बॉडी हैं उसमें यूपीएससी और इलेक्शन कमीशन ही अच्छे लगे, बट तुमको पता ही होगा कि बिफोर टीएन सेशन, है ना, इलेक्शन कमीशन हैज ऑलवेज बीन द पपेट ऑफ गवर्नमेंट, है ना। वो तो टीएन सेशन एक थे, तुम लोगों ने सुना होगा, उनकी कहानी सुने होगी नहीं कभी कभी? किसने किसकी? सुना है टीएन नाम सेशन सुन, के बारे में?
नाम यस सुना सर, है। सुना है सर। नाम ही नहीं सुना, किसने नाम ही नहीं सुना है कभी? नहीं सुना है सर। नाम सुना है सर। ये ऐसे महान आदमी थे कि इनको चंद्रशेखर के टाइम में इनको बनाया गया बाय थिंकिंग कि ये शायद हमें फेवर करेंगे, बट ही वाज वेरी डिफरेंट पर्सनालिटी। और इन्होंने इतना नर्क मचाया, इतना नर्क तो नहीं मचाया, हम ऐसे वर्ड गलत बोल रहे हैं, इन्होंने इतना इम्प्रोवाइज किया इलेक्शन को। and he used to give a dialogue कि I eat a politician in breakfast every day। कई लोगों का पॉलिटिकल कैरियर इन्होंने खत्म किया है, पता है? कभी सुनना, कभी कभी पढ़ना इनके बारे में। ठीक है, तो अब ये हो गया, तुम्हारे डाउट्स हो गए। अब मुझे बताओ, किसी को इंटरव्यू देना है अभी?